जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्देबाद। क्या हमारे देश की राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है और भारतीय जनता पार्टी ने जो चक्रव्यूह रचा था, उस चक्रव्यूह में वो खुद फंसती नजर आ रही है। सुनना बड़ा अटपटा लगता है, लेकिन वास्तविकता में ये खेल मुझे ऐसा लगता है कि चल रहा है। देखिए, यह बात बिल्कुल सही है कि अगर आपको किसी भी संस्था के अंदर, परिवार के अंदर, कहीं भी प्रशासन चलाना हो, नियंत्रण करना हो, जो हेड ऑफ द फैमिली है उसको ऑर्गेनाइजेशन चलानी हो, तो मुख्य तौर पे उसके तीन विकल्प होते हैं। पहला विकल्प होता है कि आप बी स्ट्रांग अप्रोच अपनाएं। बी स्ट्रांग अप्रोच का मतलब आप जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो हेड ऑफ द फैमिली है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो अपने नीतियां बड़ी कठोर रखे और बड़ी कड़ी रखे और स्ट्रांग रहे। दूसरा विकल्प होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, बी गुड अप्रोच से एडमिनिस्ट्रेशन चलाए, अच्छा व्यवहार करे, पिता की तरह सबके साथ व्यवहार करे। और तीसरा जो तरीका होता है वो होता है इम्प्लिसिट बार्गेनिंग का, कि हेड ऑफ द फैमिली ये कहे कि ना तो मैं स्ट्रांग हूं ना वीक हूं, लेकिन तुम अगर ये करोगे तो मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा तो तुम ये करोगे। इस प्रकार से एक आपस के तारतम्य से ऑर्गेनाइजेशन चलेगी, संस्था चलेगी या परिवार चलेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जमाना था या जो लाल बहादुर शास्त्री का जमाना था, वो जमाना था बी गुड अप्रोच का। आपको पता है कि इंदिरा जी के जमाने में, डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में वेलफेयर स्कीम्स की बात की जाती थी, मनरेगा की बात की जाती थी, गरीबों के उत्थान की बात की जाती थी, संवेदनाओं की बात की जाती थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब फील्ड में जाते थे, गांव वालों के साथ खड़े होते थे, तो उनकी अप्रोच होती थी लोगों से संवाद करने की, उनसे बात करने की, उनकी बात सुनने की। ये बी गुड अप्रोच थी। राजीव गांधी, आपने व्यवहार देखा होगा, जो लोग भी उनके नजदीक गए, हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा, लोगों से सामान्य तरह बात करने वाला एक ऐसा प्रधानमंत्री देश के साथ था जो कि बी गुड अप्रोच को फॉलो करता था। इसी प्रकार से अगर आपने फॉलो किया राहुल गांधी को, राहुल गांधी भी बी गुड अप्रोच में बिलीव करते हैं, बी स्ट्रांग अप्रोच में बिलीव नहीं करते, ऊपर से चीजों को थोपने में बिलीव नहीं करते। समाज के हर वर्ग से बात करके, उनसे संवाद करके, उनसे संवेदनाएं प्रकट करके वो ये एक इंडिकेशन देते हैं कि वो इस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे, राजीव गांधी की तरह चलाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह चलाएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है वो है बी स्ट्रांग अप्रोच, ऊपर से नीचे का आदेश देना, उसका सबका अनुपालन कराना। और यही नीति उन्होंने सीखी है आरएसएस से। आरएसएस के अंदर संवाद नहीं होता, द्विपक्षीय संवाद नहीं होता, चर्चा नहीं होती, ऊपर से आदेश मिलता है। सर संघ चालक जो हैं उनके आदेश होते हैं और सब उसका अनुपालन करते हैं। ये बी स्ट्रांग अप्रोच की चीज है, ऊपर से नीचे आदेश जाते हैं। बी गुड अप्रोच के अंदर नीचे वाले ऊपर को राय देते हैं, ऊपर वाले नीचे वालों से संवाद करते हैं, एक सामूहिक निर्णय होता है। जैसे जापान के अंदर एक बहुत फेमस टेक्निक है जिसको काइजन सिस्टम कहा जाता है। काइजन सिस्टम का मतलब यह होता है, मान लीजिए आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी का मैनेजमेंट होता है वो हर महीने अपने मातहतों से को यह अवसर देता है कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए वो राय दें। ये बी स्ट्रांग अप्रोच में नहीं होता, ये बी गुड अप्रोच में होता है। जो छोटे छोटा कर्मचारी है वो अपनी राय देता है, मैनेजमेंट उसको कंसीडर करती है और उसके बाद जो सबसे अच्छा किसी का सुझाव होता है उस व्यक्ति को वो पुरस्कृत भी करती है और उस सुझाव पे इंप्लीमेंटेशन भी करती है, उसे पालन भी उसका करती है।
इससे फायदा ये होता है ऑर्गेनाइजेशन को कि जो छोटे छोटा अधिकारी है, कर्मचारी है, जो मशीन पे काम कर रहा है, जो फ्लोर पे काम कर रहा है, उसे बहुत सारी चीजें ऐसी पता होती हैं क्योंकि वो मशीन पे काम कर रहा है, फ्लोर पे काम कर रहा है, फील्ड पे जा रहा है, मार्केट पे जा रहा है, जो बातें मैनेजमेंट को नहीं पता होती। और अगर बी स्ट्रॉन्ग अप्रोच की ऑर्गेनाइजेशन है तो नीचे वाला अपने ऊंचे वाले अधिकारियों को राय देने की भी साहस नहीं जुटा पाता। तो जब नीचे से ऊपर सुझाव जाते हैं और मैनेजमेंट उसे कंसीडर कर लेता है तो एक तो लोगों को सोचने की क्षमता उनकी बढ़ती है और उसके बाद उसे इनाम मिलता है। तो लोगों को प्रोत्साहन मिलता है कि मैनेजमेंट आपकी बात सुनना चाहता है और आप भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसी प्रकार से इंपॉर्टेंट है जैसे मैनेजमेंट है। तो जो कांग्रेस की नीतियां अभी तक रही वो रही बी गुड अप्रोच की और भारतीय जनता पार्टी की नीतियां रही बी स्ट्रॉन्ग अप्रोच की। और ये नीतियां बहुत ज्यादा बी स्ट्रॉन्ग अप्रोच वाली हो गई जब से माननीय मोदी जी 2014 से देश के प्रधानमंत्री बने। शुरू से उन्होंने मन की बात की, एक पक्षीय संवाद किया, कभी डिबेट नहीं की, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। उन्होंने वही आरएसएस वाले फॉर्मूले को अपनाया कि मैं जो कहूंगा उसे नीचे तक फैलाओ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठ जाएं, हर जगह बैठ जाएं, टीवी के सामने बैठ जाएं, तालियां बजाएं और उसका प्रचार प्रसार हो। इसका मतलब एक आदमी जो सोचेगा वही सही है और सबको उसका अनुपालन करना है। बी स्ट्रॉन्ग अप्रोच। बी स्ट्रॉन्ग अप्रोच के नुकसान क्या होते हैं और फायदे क्या होते हैं? बी स्ट्रॉन्ग अप्रोच में जब आप बहुत ज्यादा कठोर हो जाते हैं, ऑटोक्रेटिक हो जाते हैं, जब आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज का पालन नहीं करते हैं, तो जब तक आपके पास शक्ति बहुत ज्यादा होती है, जब तक आपके पास ताकत बहुत ज्यादा होती है, तब तक तो हर आदमी आपकी बात मानता है। और जैसे ही नीचे के कर्मचारियों को लगने लगता है कि जो शासक है, जो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, जो मुखिया है, वो कमजोर पड़ रहा है, तो वे विरोध करना शुरू कर देते हैं और ऑर्गेनाइजेशन बिखर जाती है। लेकिन फायदा यह होता है कि जब तक वो ताकतवर है, एडमिनिस्ट्रेटर, हेड ऑफ द फैमिली, तब तक ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया चलती है। जैसे आपने देखा, जब इमरजेंसी लगी थी तो ट्रेनें सही टाइम पे चलने लगी थी, अफसर दफ्तर जाने लगे थे, काम करने लगे थे। वो उसके एडवांटेज थे बिकॉज वो बी स्ट्रॉन्ग अप्रोच की नीति उस समय 2 साल थी। लेकिन उसके नुकसान क्या थे कि लोगों की आवाज सुननी बंद हो गई थी। इंदिरा जी को पता नहीं चला था कि नीचे क्या लहर उनके खिलाफ चल रही है, तभी वो 1977 का चुनाव हारी थी। मोदी जी ने जो अपनाया वो बी स्ट्रॉन्ग अप्रोच अपनाया, ऊपर से थोपने की बात अपनाई। और आरएसएस क्योंकि उसका भागीदार था, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, इनकी सब ऑर्गेनाइजेशन का तरीका यह है कि ऊपर वाला आदेश देता है, नीचे वाले उसका पालन करते हैं। बी गुड अप्रोच का नुकसान क्या होता है, जो कांग्रेस को भुगतना भी पड़ा। अगर हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अपने सभी माताहतों को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करने लगता है तो सुविधाएं देने लगता है और उसे लगता है इस सुविधाएं देने से लोग उसकी इज्जत करेंगे, उसकी बात मानेंगे, और लोग मानते भी हैं। लेकिन अगर किसी वजह से ऐसी परिस्थिति बनती है, जो सुविधाएं उसने दे रखी हैं वो देने में वो असमर्थ है, तो उसके बाद जो उसके माताहत हैं वो विद्रोह करने लगते हैं, क्योंकि उनको उन सुविधाओं की आदत पड़ जाती है और फिर वो ये समझते हैं कि जो हमें सुविधाएं मिलती थी वो अब क्यों नहीं मिली। जैसे मान लीजिए दिन में 3 बार चाय मिलेगी, अगर ये सुविधा मिलती थी और नहीं मिलेगी तो उनको लगेगा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है और एक ऑर्गेनाइजेशन डिस्टेबलाइज हो जाएगी। ये कांग्रेस ने इसका नुकसान भुगता और भारतीय जनता पार्टी जो नुकसान भुगत रही है बी स्ट्रॉन्ग अप्रोच का ऊपर रही है, जिसमें उसने चीजों को थोपा। और क्योंकि आज की तारीख में जो परिस्थितियां बन रही हैं, उस समय हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कमजोर हो रहा है, वैश्विक स्तर पर भी कमजोर हो रहा है, विदेश नीति में भी कमजोर हो रहा है, अर्थनीति में भी कमजोर हो रहा है, शिक्षा नीति में भी कमजोर हो रहा है, हर तरह की नीतियों में असफल हो रहा है। तो जनता को ये एक माहौल मिल रहा है जिसमें उसे लगता है कि जो बी स्ट्रॉन्ग अप्रोच का नेता है, जिसने ऊपर से नीचे को थोपा था, वो कमजोर हो रहा, तो इसलिए वहां पे एक असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है। आप देखें कि आज से 2 साल पहले मोदी जी के खिलाफ कोई बोलता नहीं था, क्योंकि मोदी जी स्ट्रांग थे और उन्होंने बी स्ट्रॉन्ग अप्रोच अपना रखी थी।
लेकिन जब राहुल गांधी ने नारा दिया डरो मत, धीरे धीरे अब डर खत्म होने लगा। किसान बैठे 13 महीने, बात मनवा ली। ट्रांसपोर्टर्स बैठे, बात मनवा ली। छात्र बैठे हुए हैं, वो टेलीविजन में आके सबके सामने इंटरव्यू दे रहे हैं और मोदी सरकार की आलोचना कर। डर खत्म हो रहा है। और सबसे ज्यादा भी स्ट्रांग अप्रोच का नुकसान है, ऑटोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान है कि जब आपके मातहत लोग आपसे डरना बंद कर, क्योंकि भी स्ट्रांग अप्रोच तभी तक चलती है जब तक डर है। डर खत्म हुआ तो वो फिर एक प्रवाह होता है, उसमें आप बह जाते हैं। आज के तारीख में आप देख रहे हैं मोदी जी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं दिखते। कहीं शंख बजाना है, कहीं रुद्राक्ष की माला पहननी है, कहीं पूजा में जाना है, कहीं किसी को मेडल देना है, किसी से मेडल लेना है, कहीं चॉकलेट देनी है। लेकिन जो असर्टिव नेचर था मोदी जी का आज के तारीख में वो आपको दिखाई नहीं पड़ता। ये बी स्ट्रांग अप्रोच की वो स्टेज है जिसके बाद डर अचानक बिल्कुल खत्म हो जाता है और वो परिस्थिति बनती है जो जर्मनी बनी, इटली में बनी और बाकी जहां भी ऑटोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वह बनती हैं। अब भारत की राजनीति को देखिए, जो लोग भी डर से, भय से, लालच से भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, उनके साथ भी यही स्थिति है। वो डरे। ईडी सीबीआई भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ थी, इसलिए वो डरे और डर के उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़े हो गए। चाहे शिवसेना टूटी, चाहे एनसीपी टूटी, चाहे अब टीएमसी टूटी, चाहे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता टूटे, क्योंकि उस समय जो एडमिनिस्ट्रेटर था, जो हेड ऑफ द फैमिली था, जो मोदी जी थे, वो स्ट्रांग थे। लेकिन अब जब वो स्थिति बन रही है, जब वो वीक पड़ रहे हैं और देख रहे हैं कि छात्र भी उनके खिलाफ हो रहे हैं, किसान भी उनके खिलाफ हो रहे हैं, जनता भी उनके खिलाफ हो रही है, राम भक्त भी उनके खिलाफ हो रहे हैं, तो अब इन लोगों ने एक ऐसी रणनीति बनाई है जो आज की तारीख में 3 वर्ग हैं। एक जो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक हैं, एक वो जो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर विरोधी हैं, और एक वर्ग ऐसा है जो पंगा नहीं लेना चाहता, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं खड़ा होना चाहता, ना उनके साथ खड़ा होना चाहता है और मौके का फायदा उठा के इधर या उधर हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि 4 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने उस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है जिस दिशा में जब प्रशासन कमजोर होता है बी स्ट्रांग अप्रोच का, तो उसको नुकसान झेलना पड़ता है। महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार और आंध्र प्रदेश। आपने देखा कि जब टीएमसी टूटी तो चुनाव आयोग के नियम के अनुसार 2/3 मेंबर्स टूटने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी में भी जा सकते थे, गए नहीं। एक क्षेत्रीय पार्टी से उन्होंने अपने को मर्ज कर लिया, लेकिन उसके बाद ये भी खबर मिलनी बंद हो गई, मर्ज हुआ कि नहीं हुआ, सूत्रों से भी खबर नहीं मिल रही। तो टीएमसी टूटी जरूर, क्योंकि वो जानते थे जो लोग टूट के गए कि अगर वो ममता के साथ रहेंगे तो उनके साथ वही होगा जो महुआ मोइत्रा के साथ आपने देखा बंगाल के अंदर हो रहा है आज के तारीख में, उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ हो रहा है। अंडे फेंके जा रहे हैं, पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, पुलिस खड़ी मूक दर्शक देख रही है, जबकि पुलिस का काम है कानून व्यवस्था को बनाना। जनता को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि अगर वो किसी से गुस्सा है तो कानून को अपने हाथ में लेके उसकी लिंचिंग कर दे या उसमें अंडे फेंके या उसको पीटे, और ऐसे लोग जो एमपी और एमएलए हैं, लेकिन बंगाल के अंदर हो रहा है। तो इस डर से कि उनके साथ ये ना हो, वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आ तो गए, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मर्ज नहीं किया। इन्होंने एक क्षेत्रीय पार्टी, एक छोटी सी पार्टी जिसका 75 रुपए का टोटल अंश पूंजी है, उसके साथ अपने को मर्ज करने की बात की। कारण कि वो दे वांट टू प्ले सेफ, इधर भी नहीं उधर भी नहीं, मौका पड़ा तो इधर, मौका पड़ा तो उधर। कल मान लीजिए पार्लियामेंट के अंदर कोई प्रस्ताव पेश तो हो सकता है कि टीएमसी के ये लोग जो ममता बनर्जी को छोड़ के गए हैं, ये मोदी जी के साथ समर्थन न करें और इंडिया गठबंधन के साथ समर्थन करने के लिए आ जाएं। वैसे ही आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, पार्लियामेंट के अंदर तो एकनाथ शिंदे के लोग ज्यादा थे, अजीत पवार के तो एक ही व्यक्ति थे, लेकिन जब शिवसेना दोबारा टूटी तो 8 में 6 सांसद फिर एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। तो एकनाथ शिंदे को उन्होंने स्ट्रेंथन किया
टूट के वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मर्ज नहीं किया उन्होंने, क्योंकि वो अपना अस्तित्व बनाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो दबाव है और जो ईडी सीबीआई के माध्यम से उन पे दंड देने की प्रक्रिया चल सकती है, वो उससे भी बच गए। और भारतीय जनता पार्टी उन्होंने अपने को कमिट भी नहीं किया, उन्होंने एकनाथ शिंदे को मजबूत किया। ऐसे ही बिहार में आप देखिए, नीतीश कुमार अब बिहार के अंदर टूर करने लगे हैं, जनपद जनपद जाने लगे हैं, क्योंकि वो बिहार से अपना संबंध नहीं तोड़ना चाहते, क्योंकि वो ये जानते हैं कि बिहार के अंदर अगर नीतीश कुमार निष्क्रिय हो गए और उनको दिल्ली में सीमित कर दिया गया तो जनता दल यूनाइटेड टूट जाएगी, कमजोर हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी अगली बार अपने बल पे चुनाव जीत जाएगी। और वो जानते हैं बैलेंसिंग फैक्टर है, जिधर वो जाएंगे जीत जाएंगे। तो उन्होंने भी अपने को बीच स्थान पे रखा हुआ है कि बीजेपी के साथ भी हैं और बीजेपी के साथ नहीं भी हैं, मौका पड़ते इधर भी जा सकते हैं उधर भी जा सकते हैं। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश के अंदर चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि वो जानते हैं, चंद्रबाबू नायडू जानते हैं साउथ के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, और डिलिमिटेशन के बाद तो बिल्कुल ही नहीं है, या बिल लाएंगे तो भी नहीं है। तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, फायदा उठा रहे हैं, बार्गेनिंग कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश को पैसा दिलवा रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से उनके साथ कमिटेड नहीं। वो उधर डीके शिव कुमार और रेवंत रेड्डी के साथ भी मीटिंग कर रहे हैं, वो साउथ की अपने कन्फेडरेशन की बात भी कर रहे हैं, तो इधर भी हैं उधर भी हैं। तो बंगाल में ये हो गया, महाराष्ट्र में ये हो गया, आंध्र प्रदेश में ये हो गया। तो ये सारे के सारे लोग, क्योंकि बी स्ट्रॉन्ग अप्रोच से सताए हुए लोग हैं, डरे हुए लोग हैं, लेकिन ये डर के उनके सामने समर्पण तो कर रहे हैं, लेकिन अपनी पोजीशन को भी ऐसी बना रहे हैं कि जिस दिन उनको मौका मिले वो इधर से उधर हो जाए। क्योंकि सबको पता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है 2027 का, और उसी पे डिपेंडेंट होगा 2029। 2027 के पहले अगर ये चार लोगों ने, एकनाथ शिंदे, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और टीएमसी का बागी ग्रुप, क्योंकि अब आज के तारीख में इनके इंडिपेंडेंट वजूद है, भारतीय जनता पार्टी के पार्ट नहीं है, क्योंकि अगर ये भारतीय जनता पार्टी में चले गए होते तो इनके लिए तोड़ना, टूटना और व्हिप का उल्लंघन करना बहुत मुश्किल हो गया होता। जैसे मान लीजिए टीएमसी, अगर मान लीजिए कांग्रेस, अगर टीएमसी का ममता बनर्जी का ग्रुप अगर कांग्रेस में शामिल हो गया होता तो जितने सांसद उनके बचे हैं उनमें तो टूट हो सकती थी, लेकिन अगर कांग्रेस के 99 सांसदों के साथ जुड़ जाते तो 2/3 को जोड़ना बहुत मुश्किल हो सकता था। इसीलिए कहा जा रहा था कि कहीं ममता बनर्जी पार्टी टूट को औपचारिक होने के पहले कांग्रेस से अपने को मर्ज न कर लें। तो एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है, और जिस प्रकार से राम जन्मभूमि में चोरी का मसला आया है, जिस प्रकार से महुआ मोइत्रा के साथ हो रहा है, बंगाल के अंदर केवल मारपीट और इस प्रकार की स्थिति की सूचनाएं मिल रही हैं, वहां कोई विकास की बात नहीं हो रही है। जबकि दूसरी तरफ आप देख रहे हैं केरला के अंदर और तमिलनाडु के अंदर केवल विकास की बातें हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक खेल चल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी ने एक चक्रव्यूह रचा था वो टूट रहा है, और 2027 विधानसभा उत्तर प्रदेश के पहले कोई बड़ा खेल होने वाला है, जिसका असर 2029 के लोकसभा चुनाव में भी होगा। लेट अस वेट एंड सी। लेकिन मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा खेल, क्योंकि ये बी स्ट्रॉन्ग अप्रोच का नेता अब कमजोर हो रहा है, लोगों का डर खत्म हो रहा है, और यही सबसे खतरनाक संकेत होता है जब बी स्ट्रॉन्ग अप्रोच का नेता अपनी आवाज खो देता है और उसको रिप्लेसमेंट की तैयारी करनी होती है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।